तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न इंडिया हम लोग पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 का जो है हम लोग आधा और देख लेते हैं। हमने देखा था उस समय किस तरह से मुगल एम्पायर डिस्ट्रॉय हो गया, मुगल राज खत्म हो गया और जो लोकल रीजनल पावर्स थे, रीजनल लोग, वो आगे बढ़ने लगे। हमने देखा किस तरह से हैदराबाद बना, बंगाल बना, राजपूत भी अलग हो गए, मैसूर भी बन गया। एक इम्पॉर्टेंट ये है मैसूर, ठीक है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में है, ठीक है, जंक्शन में है। ये रूल्ड बाय द वोदियर्स, उस समय उस पर रूल कर रहे थे, ठीक है। तो हैदर अली जो थे, तो इनके ये बड़े फेमस है, इनके पुत्र जो बने फिर टीपू सुल्तान, ठीक है। इनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और फिर केरला बना, ठीक है। मार्तंड वर्मा जो थे, इन्होंने इंडिपेंडेंट केरला बना दिया और त्रवणकोर में इनका जो था कैपिटल था, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद द जाट्स एग्रीकल्चरल जाट जो थे सेटल लिविंग अराउंड दिल्ली, मथुरा एंड आगरा रिवोल्ट अगेंस्ट द ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, ठीक है। तो इस तरह से ये भी अपना एक अलग बना लिया। सिख, गुरु गोविंद सिंह जी ने ट्रांसफर कर दिया सिख इनटू द मिलिट्री सेक्ट डिफेंस ऑफ देयर रिलीजन एंड लिबर्टी। बंदा बहादुर हु लेटर एज्यूम द लीडरशिप ऑफ द सिख, बंदा बहादुर के बारे में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। डिफीटेड द किल द वेक इन्वेजन ऑफ नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली, द सिख वंस अगेन एजेटेड देयर ऑथोरिटी, ठीक है, जब वो हमेशा लड़ते थे। एट दिस स्टेज दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू 12 मिसल्स, ठीक है, और कॉन्फेडरेशंस, ठीक है, which exercised control over the different part of the kingdom. The credit for the establishing a strong kingdom of Punjab goes to Ranjit Singh. रंजीत सिंह के अंडर पंजाब बड़ा स्ट्रॉन्ग बना। He was the son of मोहन सिंह, मोहन सिंह के वो पुत्र थे। लीडर ऑफ द शुक्र चक्रिया मिसल, ठीक है, शुक्र चक्रिया मिसल 12 मिसल्स हैं, ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो वो शुक्र चक्रिया मिसल्स हैं, रंजीत सिंह हैं, ब्रॉट अंडर कंट्रोल ऑफ एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सतलेज टू द झेलम, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये फिर उसके बाद अगर देखें, ही कॉन्कर्ड लाहौर इन 1799 एंड अमृतसर इन 1802 बाय द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद द ब्रिटिश। रंजीत सिंह एक्नोलॉज द ब्रिटिश राइट ओवर द सिस सतलेज टेरिटरी, ठीक है। ये जो अमृतसर का ट्रीटी बना उसके तहत उन्होंने वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया ब्रिटिशर्स के साथ। रंजीत सिंह प्रूव टू बी एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। ही ग्रेटली मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद द हेल्प ऑफ द यूरोपियंस, बट टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज reign the English forced him to sign the Tri-Party Treaty in 1838 with Souza and English Company, whereby he agreed to provide passage to the British troops through Punjab with the view of placing Shuja on the throne Kabul, ठीक है। Ranjit Singh died in 1839. His successor could not keep the state intact and soon enough the British to control over it, ठीक है। फिर मराठास की बात करें तो मराठास भी काफ़ी ताकतवर थे उस समय, काफ़ी फेमस भी थे। इमर्ज अंडर द कैपेबल लीडरशिप ऑफ द पेशवा, द मराठा अपरूटेड द मुगल अथॉरिटी फ्रॉम मालवा एंड गुजरात एंड एस्टैब्लिश देयर रूल, ठीक है। एट वन टाइम दे क्लेम्ड राइट टू बी द चीफ इनहेरिटर्स ऑफ द मुगल डोमिनियन, but their authority was challenged by Ahmad Shah Abdali in the third battle of Panipat. The Marathas quickly recovered from the defeat and offered the most formidable challenge to the English East India Company in the struggle for political supremacy in India, ठीक है। रोहिला खंड एंड फारूखाबाद, ठीक है, ये दो चीज़ और बन द स्टेट ऑफ रोहिला खंड एंड किंगडम ऑफ द बंगास, ठीक है, बंगास पठान्स थे यहाँ पे। वेयर फॉल आउट द अफगान माइग्रेशन इनटू इंडिया, लार्ज स्केल इमिग्रेशन ऑफ अफगान्स इनटू इंडिया टुक प्लेस इन मिड 18th century because political and economical turmoil of Afghanistan, ठीक है। Ali Muhammad Khan took advantage to the collapse of authority in North India following Nadir Shah's invasion to set up the petty kingdom रोहिला खंड दिस, ठीक है। रोहिला खंड बनाने के लिए ये काफ़ी साहसिकता हुई, ठीक है। ये चीज़ है नेचर एंड लिमिटेशन ऑफ रीजनल स्टेट्स। रीजनल स्टेट्स बन तो गए बट ये थे कैसे? द इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम दैट मर्ज इन द प्रोविंसेस कंटिन्यू टू मेंटेन टाइज विद मुगल एम्पेरियल अथॉरिटी एंड एक्नॉलेज द एम्पायर्स इंपॉर्टेंस एज एन अम्ब्रेला, ठीक है। मतलब एक छत
उसके नीचे कई सारे छोटे छोटे ये लोग एम्पायर बने थे। ठीक है, ठीक है। सब लोग अपना मुखिया जो है अभी भी मुगल किंग को मानते थे। इवन रेबल चिफ्टेन मराठा एंड सिख रिकॉग्नाइज्ड मुगल एम्पायर एज द सुप्रीम अथॉरिटी। ठीक है, हालांकि मराठा और सिख जो थे वो रेबल थे, वो खुद के आर्मी रखते थे, फिर भी वो मुगल एम्पायर को अपना सुपीरियर मानते थे। ठीक है दोस्तों, the polity that emerged with the state was regional in character, the functional with the collaborative support and different local group like zamindar, merchant, local, noble and chieftains. The provincial ruler had to take care of the various interest could be। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इन शॉर्ट अगर हम कि अलग तो हो गए थे, बट सब लोग एक छतरी के नीचे थे, जो कि मुगल किंग था। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन उस समय कैसा था? एग्रीकल्चरल था। ठीक है, सब लोग खेती पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। 18th सेंचुरी ऑफ इंडिया फेल्ड टू मेक प्रोग्रेस इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली at an adequate pace. India became a land of contrast because of extreme poverty and extreme luxury existed side by side। देखिए, उस समय भारत में इतना इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, बट एक चीज देखा गया, एक तरफ जो था एक्सट्रीम संसाधन थे, लग्जरियस लाइफ जैसे किंग लोगों का, और दूसरी तरफ एकदम पुअर था, गरीबी थी, एकदम साइड बाय साइड ये चल रहे थे। ठीक है, एग्रीकल्चर उस समय कैसा था? दो एग्रीकल्चर वाज टेक्निकली बैकवर्ड, इट वाज वर्कड बाय द हार्ड लेबर ऑफ पीजेंट्स, बट दिस हार्ड वर्किंग क्लास सेल्डम गॉट फ्रूट ऑफ देयर लेबर। ठीक है, वो नहीं मिलता था। इवन दो द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप तो उस समय नहीं था, भी एग्रीकल्चर वो अपने श्रम से करते थे, टैक्स में चले जाते थे, रेवेन्यू में चले जाते थे। ठीक है, इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे कि जो पुअर बने रहते थे वो, ठीक है, पॉवर्टी बनी रहती थी। ट्रेड और इंडस्ट्री उस समय कैसा था? ऑन अकाउंट ऑफ द बीइंग सेल्फ सफिशिएंट इन हैंडीक्राफ्ट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इंडिया डिड नॉट इंपोर्ट फॉरेन गुड्स ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, क्योंकि ये लोग अपने खुद सक्षम थे, वो बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करते थे। ऑन द अदर हैंड, इट्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वेर गुड डिमांड इन द फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में काफ़ी अच्छा डिमांड भी था। ठीक है, वरना लोग क्यों आते सी रूट खोज के। हैंस एक्सपोर्ट वेर मोर देन इट्स इम्पोर्ट, ट्रेड वॉज बैलेंस्ड बाय द इम्पोर्ट। सिल्वर, गोल्ड, इंडिया was known for the sink of the precious material। ठीक है, तो ये था। तो इंपोर्ट कहाँ से होता था? ज़्यादातर पर्शियन गल्फ रीजन से होता था। पर्ल, रॉ सिल्क, वूल, डेट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये पर्शियन गल्फ रीजन से होता। अरबिया से क्या होता था? कॉफ़ी, गोल्ड, ड्रग, हनी। ठीक है, चाइना से होता था टी होता था, शुगर, पोर्सिलेन, सिल्क। ठीक है, तिब्बत से होता था गोल्ड, मस्क एंड वुलन क्लॉथ। अफ्रीका से इवरी, ड्रॉग। ठीक है, यूरोप से वुलन क्लॉथ, कॉपर, ये सब चीज़ वहाँ से होता था। एक्सपोर्ट क्या होता था हमारा? कॉटन, टेक्सटाइल, रॉ सिल्क, सिल्क फैब्रिक्स, हार्डवेयर, इंडिगो, सल्ट्री, ओपियम, राइस, व्हीट, शुगर, पेपर। ठीक है, अदर स्पाइसेस, प्रेशियस स्टोन एंड ड्रग, सब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, भेजते थे। ठीक है, इंपोर्टेंट सेक्टर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या था? ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, सूरत, अहमदाबाद, ब्रॉज, चांदेरी, बरहमपुर, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, लाहौर, मुसलीपट्टनम, औरंगाबाद, ये सब चीज़ें जो थे वो टेक्सटाइल के लिए फेमस थे। शिपिंग बिल्डिंग में महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा था। ठीक है, आंध्र रीजन, बेंगल वेयर, ठीक है, ये सब से थे। स्टेटस ऑफ एजुकेशन 18th सेंचुरी में इंडिया वाज स्टिल ट्रेडिशनल। ठीक है, वर्नाकुलर सिस्टम हमारे अभी भी चल रही थी उस समय। ठीक है, तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता, सब नेचुरल साइंस पढ़ते थे। ठीक है, टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी के बारे में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमारा उस समय नहीं था। ठीक है, तो चतुपदीस और द टोल्स दे आर कलेक्टेड इन बिहार एंड बंगाल वेयर द सेंटर फॉर द हायर एजुकेशन। ठीक है, सम ऑफ द फेमस सेंटर ऑफ द संस्कृत एजुकेशन वर काशी, तिरहुत, नादिया एंड उत्कल। ठीक है, तो ये सब थे हमारे उस फेमस इंस्टीट्यूशन फॉर द स्टडी। ठीक है, सोसाइटल सेटअप क्या था? मैनी कास्ट मैनी सेक्ट्स। इसको मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, सबको पता है। सोसाइटी ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्रेडिशनल आउटलुक एंड स्टैग्नेशन। ठीक है, दो देयर एग्जिस्टेड इन द सर्टेन डिग्री ऑफ ब्रॉड कल्चर यूनिटी, पीपल वेर डिवाइडेड बाय कास्ट, रिलीजन, रीजन, tribe and language. The family system was primarily patriarchal and caste was the central
फीचर ऑफ द सोशल लाइफ ऑफ द हिंदूज। ठीक है, कास्टिज्म तो भर भर के था भैया, वो 4 वर्ण जो थे, वर्ण सिस्टम उस समय था। ठीक है, caste council and panchayat enforced caste norms and regulations. ठीक है, even though Islam enjoined social equality on the Muslim, they too were divided to consideration of the caste, race, tribe and status. Religious consideration not only kept in Sunni and Shia noble apart from the also the Irani, Afghan, Turani and Hindustani Muslim noble and official part apart from one another. ठीक है, उस उनके भी ऐसा ही था। द शरीफ मुस्लिम कंसिडर द नोबल्स, स्कॉलर्स, प्रीस्ट। ठीक है, पोजिशन ऑफ वुमेन सोसाइटी में कैसा था, पैट्रियार्कियल फैमिली थी, तो समझ सकते हो वुमेन की हालत कैसा हो रहा होगा। ठीक है, तो मेनेंस ऑफ स्लेवरी। ठीक है, हाँ ठीक है, सती प्रथा चल रही थी उस समय। ठीक है, तो और पर्दा भी चल रहा था, मैरिज पॉलीगैमी डिड नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, उस समय पॉलीगैमी नहीं हुआ करता था। ठीक है, डाउरी सिस्टम बड़ा चल रहा था। ठीक है, बड़ा खतरनाक लाइफ ये लोग जी रहे थे। ठीक है, मेनेंस ऑफ स्लेवरी। ठीक है, स्लेवरी में क्या था, यूरोपियन ट्रैवलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर हु केम इन 17th सेंचुरी रिपोर्टेड द वाइड स्प्रेड प्रीवेलेंस ऑफ द स्लेवरी इन इंडिया। इन्होंने ही स्लेवरी को यहाँ पे लेके आए। इट इज बिलीव्ड दैट सम पीपल वर कंपेल्ड टू सेल देयर ऑफस्प्रिंग ड्यू टू द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, फैमिन, नेचर कैलामिटीज एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, इस कारण हम बच्चे भी भेज देते थे। Generally, higher classes of the Rajput, Khatris and Kayasthas kept women slave to domestic work. ठीक है, ये लोग जो है औरतों को अपने स्लेव बना के रखते थे अपने घर के काम करवाने के लिए। However, the status of the slavery in India was better than that of the Europe. Slaves were usually treated as a hereditary servant rather than the manual. ठीक है, कोई भी स्लेव हो उसको इंसान नहीं माना जाता था, वो भैया तुम पैदा ही हुए हो स्लेवरी के लिए। मैरिजेस टुक प्लेस अमंग द स्लेव्स एंड ऑफस्प्रिंग्स कमिंग आउट सच वेडलॉक एंड कंसीडर्ड एज अ सिटीजन। ठीक है, तो यूरोप में तो हाइटन है द स्लेवरी का जो अंत है, यूरोप में तो खतरनाक था। इंडिया में तो चलो फिर भी जो भी था सिचुएशन तो बहुत खराब था, पर यूरोप में और भी खराब था। कैसे था, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज परचेज स्लेव्स फ्रॉम द मार्केट ऑफ बंगाल, असम, बिहार, यहाँ से ले जाते थे। ठीक है, तो यूरोपियन अमेरिकन मार्केट भी लगते थे। ठीक है, डेवलपमेंट इन आर्ट एंड कल्चर कैसा हुआ था, डिक्लाइन टू द एम्पेरियल मुगल फोर्स्ड टैलेंटेड पीपल टू सीक द पैट्रोनेज न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्टेट कोर्ट लाइक। ठीक है, जब मुगल हर आर्टिस्ट को ठीक है पैट्रोन करते थे, पैसे देते थे काम करो, बट जब ये खत्म हो गया तो सब लोग अलग अलग हो गए, छोटे छोटे रीजनल स्टेट में बढ़ गए, तो आर्टिस्ट वहां जाने लगे पैट्रॉन के लिए। ठीक है, अब अगर बात करें लखनऊ की, अशरफुद्दौला बिल्ड द बड़ा इम्बारा in 1784 in the first half of the 18th century. सवाई जय सिंह built the pink city of the जयपुर। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, किसने कहाँ बनवाया था। द 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा एंड उज्जैन। ठीक है, ही ऑल्सो प्रिपेयर सेट ऑफ द टाइम टेबल कॉल्ड जीज मोहम्मद शाही। ठीक है, टू हेल्प द पीपल इन द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी। इन द साउथ इन केरला पद्मनाभपुरम पैलेस, ठीक है, फेमस फॉर द आर्किटेक्चर एंड mural painting was constructed. ठीक है, न्यू स्कूल ऑफ पेंटिंग were burned and achieved distinction. The painting of Rajputana and Kangra school become prominent and revealed new vitality and taste. Distinct feature of the literary life of 18th century was growth of Urdu language and poetry. Urdu language poetry भी काफी growth किया. It was the period of Urdu poet like मीर, सौदा, नाजीर, मिर्जा गालिब। ठीक है दोस्तों, ये कुछ लोग उस समय बड़े फेमस हुए उर्दू पोएट। ठीक है, इन साउथ इंडिया मलयालम लिटरेचर फ्लोरिश्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द त्रावणकोर रूलर। ठीक है, कंचन नंबियर was a noted Malayalam poet. The Tamil language was enriched by the sitar poetry. ठीक है, तेऊ मनोहर, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ सितार पोइट्री। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी लिटरेली डेवलप समरी है
इसको ज़रूर से पढ़िएगा। देखिए अभी अगर थोड़ा सा हम लोग समराइज कर दें, वाई मुगल एम्पायर डिक्लाइंड, वीक सक्सेसर थे, एब्सेंस ऑफ डेफिनेट लॉ सक्सेशन था, औरंगजेब के जो रिलीजियस पॉलिसी था वो काफ़ी खतरनाक थे, डीजेनरेशन ऑफ रूलर एंड नोबल्स, डिटोरिएशन ऑफ आर्मी, टू वास्ट एन एम्पायर, जिसके कारण जो लोकल चीफ्स थे वो लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए, एक्सटर्नल इन्वेजन, आदिर शाह आ गया, अहमद शाह अब्दल आ गया, बैटल ऑफ पानीपत थर्ड हो गया, इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हो गया, शिफ्टिंग एलियंस जमींदारी हो गया, जागीरदार क्राइसिस है, राइज ऑफ द रीजनल एस्पिरेशन। ठीक है दोस्तों, राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स में क्या हुआ, सक्सेसर स्टेट्स थे हमारे क्या थे, हैदराबाद बना जो निज़ाम उल मुल्क ने बनवाया 1724 में, 1737 में भी कहा जाता है, बंगाल 1717 में मुर्शिद कुली खान, अवध बना सद्दत खान ने बनाया 1722 में, बहरमुल मुल्क कहा जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स मैसूर अंडर हैदर अली, केरला किंग मार्तंड वर्मा, एंड राजपूत स्टेट्स राजा सवाई सिंह एंड अंबर। न्यू स्टेट्स बने मराठा, सिख, जट एंड अफगान। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उस समय एग्रीकल्चरल था। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेड एंड इंडस्ट्री भी ठीक ठाक था, एक्सटेंड बराबर में बटी हुई थी कि जितना जा रहा था उतना आ भी रहा था। एजुकेशन वर्नाकुलर सिस्टम था। ठीक है, सोसाइटी उस समय दो पार्ट में बनी हुई थी, वर्ना था, पैट्रियार्कियल था। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम चल रहे थे, कास्ट सब कास्ट एक्सेट्रा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स में कई सारे चीज़ें हैं, उसमें इम्पोर्टेंट है असदुद्दौला जो कि बड़ा इमारत लखनऊ में बनवाया, सवाई जय सिंह जिन्होंने पिंक सिटी बनवाई। ठीक है, इस तरह से काफ़ी उम्दा काफ़ी बोलबाला थी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ख़त्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 4। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। जय हिंद।